नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि तमिलनाडु की सभी 234 सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार मंगलवार शाम को थम गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान होगा, जबकि तमिलनाडु में एक ही चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने दोनों राज्यों में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। पश्चिम बंगाल में अति संवेदनशील बूथ सीआरपीएफ के हवाले कर दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल के 16 जिलों में से 7 जिलों को सबसे ज्यादा संवेदनशील माना गया है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए मतदान 29 अप्रैल 2026 को होगा। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदान से पहले 48 घंटे के लिए ड्राई डे लागू किया गया है। चुनाव आयोग ने अधिकारियों को हिंसा मुक्त, धमकी मुक्त और लालच मुक्त चुनाव कराने का निर्देश दिया है। राजनीति और चुनाव की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में मुकाबला कड़ा है। इस चुनाव में कौन कौन से प्रमुख मुद्दे उठे हैं और चुनाव आयोग ने क्या तैयारी की है, मुद्दा आपका में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान के संदर्भ में बात करेंगे। इसके पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार सृजना शर्मा जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं। सृजना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी से। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। जाहिर सी बात है, जो विधानसभा चुनाव हैं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के, जाहिर तौर पर राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। जो क्षेत्रीय दल हैं उनके लिए भी और राष्ट्रीय दल बीजेपी और कांग्रेस उनके लिए भी। क्यों महत्वपूर्ण है, कौन कौन से मुद्दे प्रचार में उठे हैं और चुनाव आयोग की जो तैयारी है वो किस तरह की तैयारी है, इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और शुरुआत सृजना जी मैं आपसे करूंगा जी। और सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, क्योंकि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल को लेकर जो तैयारी की है वो तैयारी ऐसी दिख रही है कि लोग भय मुक्त होकर निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकें। इस तरह की तैयारियों के पीछे आप वजह क्या देखती हैं, क्या कारण है इसके पीछे? मनोज जी, सबसे पहले धन्यवाद मुझे इस चर्चा में बुलाने के लिए। आप देखिए कि बंगाल के इतिहास में पहली बार 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। नहीं तो हमेशा 7 चरण, 8 चरण, इतने चरणों में होता था। इसलिए होता था क्योंकि चुनाव आयोग को ये आशंका रहती थी कि हिंसा होगी, तो इसलिए छोटा छोटा करके, और ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहे, मतदान की प्रक्रिया स्मूथली चले, तो इसलिए वो अलग अलग चरणों में कराते थे। इस बार 2 में करने का मतलब क्या है, मैं जो सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को लेकर बहुत आश्वस्त है। उनको लगता है कि उन्होंने जो भी किया बहुत पुख्ता इंतजाम किए हैं। जो सुरक्षा व्यवस्था वहाँ की गई है और जिस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसे लेकर मुझे लगता है कि वो बहुत आश्वस्त है। जबकि तृणमूल कांग्रेस जो है, जो कि वहाँ पर सत्ता में 2011 से है, उनका ये मानना है कि ये जो चुनाव आयुक्त हैं, ये चुनाव आयुक्त सरकार के प्रतिनिधि ज्यादा है और चुनाव आयुक्त ज्यादा है, कम है। तो इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए। तो मुझे लगता है कि इस बार बंगाल में जो चुनाव होगा वो काफी निष्पक्ष होने की संभावना अभी लग रही है इस समय तक। जी, जाहिर सी बात है, जो पश्चिम बंगाल का एक राजनीतिक इतिहास रहा है उसमें चुनाव से पहले की हिंसा एक बड़ा मुद्दा रही है। बात चाहे वामपंथी शासनकाल की जाए, यानी लेफ्ट फ्रंट की बात की जाए, या फिर ममता के शासनकाल की बात की जाए, उसमें भी चुनावी हिंसा को लेकर सवाल उठते रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनका यह कहना रहा है कि जो चुनाव आयोग है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी कार्रवाई कर रहा है जिसको लेकर वो सवाल खड़े करती हैं। लेकिन शेखर अय्यर जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, जाहिर सी बात है चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान के लिए अगर व्यवस्था करता है, सख्ती करता है, तो उसको लेकर भी सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक इतिहास रहा है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? आपने सही कहा मनोज जी। ममता स्वयं जब नेता विपक्ष थी, उनका यह आरोप था वामपंथी सरकार पे, जो सरकार
1977 से लेकर 2011 तक शासन पे रही है। उनका हमेशा ये था कि वहां पे साइंटिफिक रिगिंग करती है लेफ्ट पार्टीज, यानी जो उसके खिलाफ उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं देती, और फर्जी वोटें बहुत डाली जाती है, फर्जी वोटें भी डाली जाती है, फर्जी वोटर भी होते हैं। ये ममता का स्वयं एक ये था जो उन्होंने संसद में काफी बार उठाया जब वो संसद सदस्य थे, कांग्रेस के थे, फिर कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस बनाए, फिर जाके 2011 में ही उनको सफलता मिली। वामपंथी की 30 साल की जो शासन खत्म हुआ, उसके बाद हमने क्या परिवर्तन देखा, जो स्ट्रेटेजी लेफ्ट पार्टीज अपना रहे थे उसी स्ट्रेटेजी को ममता ने अपनाया। फिर वही बात आई कि विपक्ष नेताओं को नॉमिनेशन फाइल करने का भी प्रॉब्लम, वो पंचायत चुनाव हो, म्युनिसिपल चुनाव हो, हर बार हिंसा एक प्रकार से हथियार रहा है जो सत्ताधारी दल की। जी अब इस बार अब आते हैं हम इस बार 2024 की जो चुनाव है, इस 2026 चुनाव में हम क्या देख रहे हैं, इतना पहले कभी पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट नहीं हुई है, नंबर 1 जी। तो जो शुद्धिकरण हुई है वोटर लिस्ट पे, यह भी पहले कभी नहीं हुआ। और तीसरी बात, यह मैसेज बार बार इलेक्शन कमीशन से दी जा रही है, बिना भय आप बाहर आइए, अपना जिस पार्टी को वोट देना वोट दीजिए। इसके लिए पहली बार इलेक्शन कमीशन ने कम से कम 2400 सेंट्रल फोर्सेस की कंपनीज डिप्लॉय किए, यानी 2400 कंपनियां वहां पे तैनात है। उसमें से केवल 200 कंपनियां सीआरपीएफ, बीएसएफ जितने भी हैं, सब केवल स्ट्रॉन्ग रूम को गार्ड करेंगे, यानी ईवीएम मशीन्स को गार्ड कर रहे हैं। इसके अलावा चुनाव के बाद भी 500 कंपनियां पश्चिम बंगाल में ही तैनात रहेंगे चुनाव के बाद भी जी, क्योंकि वहां के परिस्थिति को सामान्य आने तक। सो इतनी व्यवस्था में जब चुनाव हो रही है, तो सबसे बड़ी बात है, अगर ये व्यवस्था जारी रहेगी और जो सत्ताधारी जो पार्टी के जो समर्थक हैं वो अगर हिंसा ना कर पाए, तो मुझे लगता है लोग बाहर निकल के जम के वोट करेंगे। और जम के जब वोट करेंगे, आप देख पाएंगे कि पिछले 15 साल की जिस तरह की राजनीति रही है, जिसपे पॉलिटिकल वायलेंस एक प्रकार के हथियार रहा है, उस पर बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और जितना आरोप आप देख रहे हैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, ममता की तरफ से, उनको लग रहा है कि उसका हल अलग अलग कारण है। जैसे अभी एसआईआर को लेकर जो हुआ जी, अब लास्ट में देखे 7 लाख लोगों को अभी ऐड भी कर दिया है। अभी ममता को ज्यादा कोई कंप्लेंट नहीं है एसआईआर में, जो रह गए जिनका जो भी कागज हो लेकिन देखिए वहां पे पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स क्या रही है, बड़े स्पष्ट रूप में हमें समझना चाहिए जी। ममता बनर्जी जैसे वामपंथियों की जो स्ट्रेटेजी रही है, वहां पे 30-35% की जो अल्पसंख्यक वोट है वो पूरे तृणमूल के हाथ में रहा है। तो जिस पार्टी को 30-35% वोट गारंटीड है, उसके बाद उनको कितना चाहिए, और 15-20% वोट चाहिए। तो इसी तरह ये स्ट्रेटेजी रही है। और ये भी बात है कि पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेश से जुड़े हुए जिले हैं, जहां पे जिस तरह वोटर की बढ़ोतरी हुई है पिछले 15 साल में, वो पहले भी उसको लेकर सबको चिंता था। ये पौने लोग, और जो पहली बात आई है आधार कार्ड को लेकर, वहां पे देखा गया हर 100 लोगों के लिए 126 आधार कार्ड थे जी, 126 हर 100 लोगों के लिए 126। ये पहली बात आई। भाई क्या एक के पास 2 आधार कार्ड है या 1.5 आधार कार्ड है क्या? तो ये पहली चिंता आई। इसीलिए आधार कार्ड को बेसिस करके हम वोटर लिस्ट नहीं बना सकते। फिर लगातार चली, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंची, स्वयं ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में अपीयर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जो प्रक्रिया है उसमें अगर कुछ संशोधन लाने तो लाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन पीछे खड़ा होके एक प्रकार से एसआईआर एक्साइज को कंप्लीट किया। इसमें 2 बातें समझनी चाहिए मनोज जी, मैं जोड़ना चाहता हूं। एसआईआर इतनी देर क्यों हुई, लास्ट तक क्यों आया, उसका कारण यह है क्योंकि ममता शुरू से तय कर लिया एसआईआर होने नहीं देंगे। तो एसआईआर को लिए जो भी व्यवस्था करनी है वो नहीं कही जी, बिल्कुल प्रेशर नहीं था। जाके सुप्रीम कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, उनके ऑर्डर पर ही बात शुरू हुई, इसलिए इतना देर हुआ जी। बिल्कुल बिल्कुल शेखर अय्यर साहब, बिल्कुल, क्योंकि एसआईआर का जो मुद्दा है जाहिर तौर पर एक स्वच्छ और शुद्ध वोटर लिस्ट पश्चिम बंगाल को मिले, इस दिशा में चुनाव आयोग ने काम किया। मतदाता निष्पक्ष होकर, भय मुक्त होकर
मतदान कर सके, इसके लिए चुनाव आयोग ने कदम उठाए। और हमने देखा है प्रचार के दौरान कि 81 करोड़ रुपए की शराब अब तक जब्त की जा चुकी है पश्चिम बंगाल में। 400 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी जब्त की जा चुकी है पश्चिम बंगाल में। बम, गोला बारूद वो अलग बरामद किया गया है पश्चिम बंगाल में। ये पश्चिम बंगाल की हालत है। हम तमिलनाडु को भी समझने की कोशिश करेंगे अय्यर साहब आपसे, लेकिन सजना जी सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, अगर हम मुद्दों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो वहां पर राजनीतिक दलों के द्वारा कॉमन रूप से उठाए गए? देखिए, सबसे ज्यादा तो जो भाजपा ने उठाया मुद्दा, देखिए आप भी समझ रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस कहीं एग्जिस्टेंस में नहीं है। एग्जिस्टेंस इन द सेंस कि वो रूलिंग पार्टी को कहीं चुनौती दे सके या उनका मुकाबला कर सके। तो वामपंथी दल जो है सीपीआई, सीपीएम, वो भी इस समय किसी स्थिति में नहीं है कि वो कुछ कर सकें। और अगर आप ये देखें जो भाजपा ने मुद्दे उठाए, क्योंकि भाजपा जहां थी नहीं 21 में वो पहुंची 77 सीट, 77 सीट तक पहुंची, खाता खोला और अपनी एग्जिस्टेंस वहां दिखाई। तो जब उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस दिखाई, उसके बाद से बीजेपी को लगा कि अगर हम और मजबूत हो सकते हैं, अगर हम और मेहनत करें। तो इस बार पिछले 5 साल में उन्होंने बहुत मेहनत की। और अब बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ये स्थिति है कि मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच में। बीजेपी का आरोप है कि आप इन्फिल्ट्रेशन, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यास को आप लेकर आ रहे हो और इससे बहुत सारे नुकसान है। एक तो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, दूसरा कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं वो उनको नहीं मिलते, और जो लोग इसके अधिकारी नहीं हैं उनको यहाँ नहीं रहना चाहिए, उनके पास हमारे सारे रिसोर्सेज जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है। मनोज जी, मैं आपको, अगर आप बंगाल का एक पूरा इतिहास देखिए, बंगाल का जो पैटर्न रहा है चुनाव का, विधानसभा चुनाव की बात कर रही हूँ, बाकी राज्यों में अगर आप देखें, हरियाणा, पंजाब और सब जगह लोग 5 साल मौका देते हैं, फिर सरकार बदल देते हैं। अभी कहीं कहीं ट्रेंड चेंज हुआ है, लेकिन आप देखिए कि 1947 से 1977 तक कांग्रेस ने राज किया, यानी कि पूरे इन्होंने 30 साल राज किया। उसके बाद फिर लेफ्ट फ्रंट वाले पावर में आ गए, क्योंकि आपको याद होगा कि जो नक्सल आंदोलन है वो लेट 60s में बंगाल से ही शुरू हुआ। नक्सलबाड़ी एक जगह है, तो वहीं से नक्सल, वो अपना कानू सान्याल और चारू मजूमदार, ये 2 लोग थे जो, उसके बाद से धीरे धीरे जो वामपंथी हैं वो बड़े सत्ता में, और उन्होंने कांग्रेस को बाहर किया। तो वो लोग फिर पावर में जब आए 1977 में वो लोग पावर में आए, तो वो 2011 तक रहे, सीधे 34 ईयर्स, 30 साल कांग्रेस, 34 साल वामपंथी। और उसके बाद अगर हम वो पैटर्न देखें तो ममता, टीएमसी को तो अभी 15 ही साल हुए हैं, और बीजेपी जिस तरह से चुनौती दे रही है और जिस तरह से नेक टू नेक फाइट चल रही है, और हिंसा का इतिहास वहाँ बहुत पुराना है। आपने कांग्रेस के समय में सिद्धार्थ शंकर रे जब थे, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, और किस तरह से वहाँ के पूरे सिस्टम में सीपीएम की पैठ थी और कैसे वोट नहीं डालने देना चाहते। तो अनफॉर्चुनेटली जिस सिस्टम को चुनौती देकर ममता बनर्जी, जिसके लिए वो पार्लियामेंट में रोती थी, धरने प्रदर्शन करती थी, वही सिस्टम उनके राज में भी लागू है कि वहाँ पर मतदाता को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, और जिनको लगता है कि इस बार ये बीजेपी को वोट देंगे, उन मतदाताओं को नहीं निकलने दिया जाए। इस बार एक अच्छी बात की है चुनाव आयोग ने कि जिस भी हाई राइज सोसाइटीज आजकल हर मेट्रो सिटी में सब बनते, मेट्रो क्या छोटे शहर में भी है, तो जिस भी सोसाइटी में 1200 मतदाता है उसी सोसाइटी में ही मतदान केंद्र बनेगा। तो मतलब आप देखिए कि जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी व्यक्ति है वो सोचता कि मैं क्यों हिंसा में पड़ूं, मुझे क्या लेना, तो मैं, मेरा परिवार और मैं सुरक्षित रहूं। तो ये जो भावना है, अब जब वहां मतदान केंद्र बनेगा तो उसको बहुत सुरक्षा भी महसूस होगी, सुविधा भी महसूस होगी, तो ये एक चेंज लेकर आएगा। जाहिर तौर पर अगर पश्चिम बंगाल के आम आदमी की बात की जाए, आम मतदाताओं की बात की जाए, तो पश्चिम बंगाल का विकास, महंगाई, रोजगार और उद्योग, ये ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों ने इन मुद्दों को जनता के सामने रखा। अब बारी है जनता के जनादेश की। जनता क्या जनादेश देती है 4 मई को पता लगेगा। लेकिन शेखर अय्यर जी,
अगर दक्षिण भारत की बात की जाए, खासतौर से तमिलनाडु की, तमिलनाडु का चुनाव भी खासा रोचक देखने को मिल रहा है और 23 अप्रैल को एक चरण में सभी सीटों के लिए मतदान होगा। पश्चिम जो तमिलनाडु का चुनाव है उसे आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, अगर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें, ये चुनाव बंगाल हो या तमिलनाडु जी, और इसमें केरलम भी है, अगर आप देखेंगे सवाल आता है कि आगे विपक्ष का भूमिका क्या रहेगी, क्योंकि ये तीनों चुनाव में, तीनों राज्यों में चुनाव इसको लेकर है कि देखिए विपक्ष को लगातार लोकसभा चुनाव के बाद आप देखे होंगे, वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, एक के बाद एक बड़ी पराजय मिली है। अब सवाल आता है कि तमिलनाडु में लगातार डीएमके शासन पे है जी। अब डीएमके का गठबंधन एक है जिसपे कांग्रेस की बड़ी भूमिका है, लेकिन ये पहला चुनाव है, हम देख रहे हैं कि डीएमके नेतृत्व के जो अलायंस है उसमें कांग्रेस और डीएमके के बीच में बहुत मतभेद है। इतना तक स्टालिन और राहुल गांधी एक मंच पर प्रचार भी नहीं किए जी, और लगातार राहुल गांधी मांगते रहे, भाई आप हमें एक आश्वासन दो कि सत्ता में हम भागीदारी रहेंगे, वो देने को इनकार कर दिए। इसीलिए पुदुचेरी में आपने देखा होगा समझौता हुआ, लेकिन 3 सीट ज्यादा सीटों पे कांग्रेस ने अपना नामांकन भर दिया और लड़े भी, चुनाव हो गया जी। अब जाके तमिलनाडु में भी जो डीएमके के अलायंस जो होना था वो नहीं हुआ, लेकिन इस बार दूसरी साइड में एनडीए के जो गठबंधन है वो एआईएडीएमके के जो नेता है पूर्व मुख्यमंत्री ईपीएस यानी एडप्पाडी पळनिसामी के नेतृत्व में जो एनडीए मैदान पे उतरी है। पहले लगता था भाई एनडीए का ठीक से जम नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे करके एनडीए की स्पीड पकड़ चुकी है। अब इसमें आ गए एक तीसरा फैक्टर, वो है फिल्म अभिनेता, अभी फैक्टर सुपरस्टार जो है विजय, उन्होंने 2 साल से पार्टी शुरू कर दिए, जो पार्टी जिनको देखने के लिए लोग बहुत आ रहे हैं, इतने सारे उनके सारे फिल्म के फैंस हैं, और वो आने के बाद डीएमके को लग रहा है कि ये लड़ाई उनके लिए खतरा बन गया है, क्योंकि युवा हो, महिला हो और अल्पसंख्यक खास करके क्रिश्चियंस, क्योंकि जो एक्टर विजय वो स्वयं क्रिश्चियन है और क्रिश्चियन वोट पे ज्यादा जोर दे रहे, वहां पे क्रिश्चियन मुसलमान की वोट माना जाता है। फिर ऑफिशियली तो लगता है कि जैसा कोई 11-12% से नहीं है, लेकिन एक्चुअल फिगर है 14-15% भी कहा जा रहा है। ये जो डीएमके के लिए हमेशा सॉलिड वोट रहा है, इस पर एक प्रश्न चिन्ह आ गया, क्योंकि उस पर टूट पड़ रही है। अगर टूट पड़ रही है तो डीएमके का आगे क्या होगा। दूसरी बात, स्टालिन के अलावा बाकी जितने मंत्रिमंडल के जो रिपीट कर रहे मंत्री हो या एमएलए हो, सबके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी बनी है। और ये सब देखने से क्या लग रहा है कि पहला सवाल, क्या विजय खाता खोलेगा, और अगर खाता खुल पाएंगे उनकी पार्टी तो किसका ज्यादा नुकसान करेगा। अभी तक की जो अनुमान है, ज्यादा से ज्यादा नुकसान डीएमके को करेगा, क्योंकि विजय की टारगेट में डीएमके रही है। अब डीएमके ने क्या मुद्दा लाया, डीएमके के सामने मुद्दा लाया, भाई यहाँ पे हिंदी थोपा जा रहा है, केंद्र सरकार हमें पैसे नहीं दे रही है और लगातार हमें इग्नोर किया जा रहा है, और दूसरा महिला आरक्षण के नाम पे तमिलनाडु की आवाज की दबा जा रही है, आने वाले पार्लियामेंट में हमारी संख्या कम हो जाएगी। जिस बातों को लेकर कई बहस हुआ, पार्लियामेंट में बहस हुआ, लेकिन इनकी ये जो जिस तरह की जा रही है उसकी काउंटर हमने देखा एडीएमके और भारतीय जनता पार्टी भी वहां लगातार कैंपेन की है। तो कुल मिलाकर जाए ये चुनाव ऐसा है, या ऐसे परिणाम आएगा जिससे पूरा सरप्राइज हो जाएगा, या वहां पे त्रिशंकु हाउस बनने की भी संभावना है जी, क्योंकि जिस तरह बैटल हो रही है, इतनी क्लोज कंटेस्ट हो रही है। मनोज जी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला पश्चिम बंगाल में है। वहीं अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो डीएमके वाला जो गठबंधन है और एआईएडीएमके का जो गठबंधन है और क्षेत्रीय दल, उनके बीच एक कड़ा मुकाबला है। सृजना जी, अगर बात महिला बिल की जाए, महिला रिजर्वेशन की जाए, एक बड़ा मुद्दा उभर के चुनाव में ये आया है सामने, और अगर राजनीतिक समीकरणों की बात की जाए तो बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा इसको बनाया है, जिस तरह वो बिल सदन में गिरा। साथ ही डीएमके और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस
और कांग्रेस की भूमिका, ये भी एक बड़ा मुद्दा बन के उभर के सामने आया है। दूसरी ओर डीएमके और तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों ने प्रसीमन को मुद्दा बनाया। इस मुद्दे को आप कैसे देख रही हैं, कितना प्रभाव देखने को मिला है इसका? मनोज जी, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु की राजनीति टोटली डिफरेंट है, टोटली इसलिए डिफरेंट है कि जब ये द्रविड़ आंदोलन चला तो जब से वहाँ पर राजनीति ही द्रविड़ राजनीति इस हावी है और बहुत सालों साल से हावी है। और दूसरी चीज़ है, द्रविड़ राजनीति एक हुई और दूसरा है फिल्म कल्ट। वहाँ पर जो बड़े फिल्म स्टार हैं वही बड़े नेता हैं। जैसे आप करुणानिधि को ले लीजिए, आप एमजी रामाचंद्रन, जयललिता, तो वहाँ पर इनका क्योंकि इतना क्रेज है वहाँ पर, और इन लोगों ने जो इनके जो गुरु थे, एम करुणानिधि के जो गुरु थे जिनसे उन्होंने सीखा, पेरियार से सीखा और अन्नादुरई से जो सीखा, और वो जो नाटकों में ये, क्योंकि एक अच्छी बात यह है कि आई एम सॉरी टू से नॉर्थ की तुलना में दक्षिण भारत के जो नेता हैं दे आर हाईली एजुकेटेड। अगर आप उनका बायोडाटा देखें, और उनके और गुण साथ में बहुत है कि मान लीजिए बॉलीवुड के जो स्टार आते हैं राजनीति में वो सफल नहीं हो पाते, लेकिन आप देखिए कि दक्षिण भारत के जितने स्टार राजनीति में आते हैं वो ना केवल सफल हैं, वो सालों साल मुख्यमंत्री रहते हैं, उनकी ग्रेट फैन फॉलोइंग है। तो यही अब ये जो शेखर जी बोल रहे थे बात, तो ये एक तो फिल्म कल्ट और द्रविड़ राजनीति, ये दो चीज़ें, इसीलिए एनडीए को वहाँ अपने पांव पसारने में दिक्कत इसीलिए हो रही है। दूसरी मुद्दा है भाषा का। तीसरा मुद्दा इस बार जो आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन की जो आप बात कर रहे हैं, जिसमें कि 3 संशोधन थे, उसमें पहला जो गिर गया वो था 131वां संविधान संशोधन, क्योंकि उसमें परिसीमन का ज्यादा था, तो साउथ ने और टीएमसी ने, इन दोनों ने परिसीमन को, साउथ ने ज्यादा मुद्दा बनाया। डीएमके के सांसद काले कपड़े पहनकर आए, उन्होंने कहा कि अगर आप जनसंख्या के आधार पर करोगे तो हमारा तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो उन्होंने अपने वोटर को ऐसे कन्विंस करने की कोशिश की कि हमने क्यों गिरा। और इधर बीजेपी पूरे देश में, पूरे जहां भी उनके भाजपा शासित राज्य हैं, वहां महिला आक्रोश पदयात्रा चल रही है, और वो ये बता रहे हैं कि हम महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। ऑफ कोर्स ये एक बड़ा मुद्दा है। और तमिलनाडु की राजनीति में जो तीसरी एंट्री, नई एंट्री हुई है, वो है चंद्रशेखर विजय, जोसेफ विजय। तो एक तो वो यंग है, फिर वहाँ पर एक कल्ट है नेताओं को, फिल्म स्टार को मानने का, और उन्होंने किसी के साथ समझौता नहीं किया, ना वो डीएमके के साथ गए, ना वो एआईएडीएमके के साथ आए, यानी कि एनडीए गठबंधन के साथ। वो एनटी रामा राव के पैटर्न पर चल रहा है। उनको ये लग रहा है कि एनटी रामा राव जब आंध्रा में आए थे एज अ यंग पर्सन, व्हेन ही, जब फिल्मों से वो राजनीति में आए तो वो जीते, मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने अपना, वो क्या कर पाएंगे इतना, क्योंकि मैं ग्राउंड पर जाकर पता चलता है। तो बड़ी दिलचस्प है तमिलनाडु की राजनीति भी इस बार। बिल्कुल। सर्जना जी और शेखर अय्यर साहब, आप दोनों बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपने तमाम चुनावों को बहुत नजदीक से कवर किया है, लेकिन एक ऐसा मुद्दा जो सोशल मीडिया से जुड़ा है और निर्वाचन आयोग की उस पर बहुत पैनी नजर इस बार देखने को मिली। 15 मार्च 2026 को जब चुनावों की घोषणा हुई थी, तब से लेकर अब तक 11,000 से ज्यादा पोस्ट हटाए जा चुके हैं सोशल मीडिया से। दूसरी बात यह है कि 3 लाख से ज्यादा शिकायतें सोशल मीडिया पर विभिन्न स्रोत से चुनाव आयोग को प्राप्त हुई। सोशल मीडिया की भूमिका को आप लोग कैसे देखते हैं? मैं शेखर जी आपसे जानना चाहता हूं इस मुद्दे पर। नहीं, देखिए, लगातार कंप्लेंट्स के हिसाब से और इलेक्शन कमीशन स्वयं की मॉनिटरिंग करते हुए कभी पोस्ट ये किए, और हर जो प्रत्याशी ने अपने अपने सोशल वेबसाइट खोल के ये करके किया है, और कई मीम्स भी चलाए, मीम्स भी बहुत मीम्स हुए। ये पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा और तमिलनाडु में भी देखा, केरला में भी ज्यादा था, और असम में तो है ही है। तो ये सोशल मीडिया जो रीच है, अब देखे विजय, खास करके जो विजय की, जो एक्टर विजय की हम बात कर रहे थे, वो ज्यादा जगह जा भी नहीं पाए जी, क्योंकि 1 करोड़ में एक घटना हो गई जिसमें स्टम्पीड हो गया था, 39 लोग मरे, तो उससे वो तो 41 हो गया टोटल 40। हाँ, तो उसके बाद ये कहीं जा नहीं पाए, और डीएमके के प्रेशर पे जो प्रशासन ने भी उनको कई जगह परमिशन भी नहीं दी। इतना तक जो 234 कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे लगता है ये 50 कॉन्स्टिट्यूंसी भी जा पाए।
तो यह हालत बन गई थी। तो उनके लिए केवल सोशल मीडिया ही था और सोशल मीडिया ही के माध्यम से उनकी कैंपेन हुई है। जी। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस चुनाव में जिस तरह सोशल मीडिया का रोल और दूसरी बात मनोज जी बताना चाहता हूं, जो पश्चिम बंगाल में जितने अफसर्स को ट्रांसफर किया गया 500 से ज्यादा, चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजीपी से लेकर पूरा नीचे तक बदलना पड़ा, क्योंकि इतनी राजनीतिकरण हो चुकी थी तृणमूल के ये में। तो जो विपक्ष पार्टियों को कोई भरोसा नहीं था कि भाई हम जाके कुछ नॉमिनेशन भी ठीक तरह से फाइल कर पाए। ये बात बाद में तमिलनाडु में भी हुई। तमिलनाडु में जो रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट्स की कागज जो नॉमिनेशन पेपर्स में इतनी गलतियां थी उसको एक्सेप्ट कर लिए, तो बाद में जाके कंप्लेंट हुआ तो कहीं बदलाव किया गया। तो ये चीज हम जो देख रहे हैं मनोज जी इस चुनाव में, कि जो अगर सत्ता पे जो पार्टियां हैं उनके साथ जो लोकल ऑफिसर ऐसे जुड़ जाते हैं जैसा उनका बड़ा स्टेक बन जाता है, भाई इनको मदद करना है ताकि ये वापस आ जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल शेखर जी, आप सोशल मीडिया की भूमिका को कैसे देखती हैं? क्योंकि इतनी ज्यादा दुरुपयोग, डीप फेक की बात की जाए, फर्जी वीडियोस की बात की जाए, और मतदान से पहले जब चुनाव प्रचार बंद हो जाता है तब भी सोशल मीडिया का दुरुपयोग, इस मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? और इसके साथ खर्च भी जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया को मैं दो धारी तलवार के रूप में देखती हूँ। इसका फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, दोनों ही हैं। कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई ऐसा कैंडिडेट है जो बहुत ट्रैवल नहीं जा पा रहा, तो सोशल मीडिया की रीच बहुत ज़्यादा है, तो वो उसके माध्यम से अपना संदेश अपने मतदाताओं तक, अपने निर्वाचन क्षेत्र तक पहुंचा देगा। लेकिन जब से ये एआई और डीप फेक आया है तो इसके खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। असली और नकली में अंतर कर पाना बहुत मुश्किल है। आपको एक ताज़ा उदाहरण देती हूँ। राजस्थान की मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की बड़ी नेता वसुंधरा जी का एक लेटर आजकल सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें कि मतलब दो बड़े नेताओं के खिलाफ और ये सब, जबकि वो लेटर उन्होंने लिखा ही नहीं। और नकली और असली में अंतर बड़े बड़े पत्रकार नहीं कर पा रहे, एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार ने भी उसको कर दिया। तो इसके नुकसान बहुत ज्यादा है। जबकि बहुत आईएनबी मिनिस्ट्री ने बहुत स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं और चुनाव आयोग ने भी इसके ऊपर सख्ती बरती है, लेकिन उसके बाद भी आप जानते ही हैं उसके बाद भी जारी है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा और अपने मत का प्रयोग चुनाव में करना होगा। इसलिए चुनाव आयोग ने, भारत निर्वाचन आयोग ने भयमुक्त, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। संजना जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शेखर अय्यर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।